हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास शकुंतलम एकेडमी। बच्चे, पिछली क्लासेस में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस को पढ़ रहे थे, जिसमें से बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 4 तक कवर कर रखा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में। तो क्या है प्रॉपर्टी नंबर 5, चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहता है कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं ना, वो हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ों को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, दैट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दाउ मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्जेस। जैसा कि आप जानते हैं कि चार्जिंग मीन्स आइदर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी बॉडी को हमें चार्ज करना है, इसका मतलब क्या होगा? सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक बॉडी दिया गया है और इस बॉडी को कोई चार्ज देना है। अगर इस बॉडी को हम निगेटिवली चार्ज करेंगे, इसका मतलब ये होगा इस बॉडी को हमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, दैट मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें ये चीज़ अच्छे से पता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अकॉर्डिंग कि जब कभी भी हम किसी भी बॉडी को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होता है ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसीलिए अगर हम इसको या तो इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे, दो इलेक्ट्रॉन देंगे, या फिर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो निगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस होगा। ओके जी। और आप लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होते हैं कितने? 9.1 × 10⁻³ kg। यहाँ से आप गेस कर सकते हो कि अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो हम उसको दे ही रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हम उसे कुछ मास भी दे रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर हम एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को देते हैं, इसका मतलब एक निगेटिव चार्ज दे रहा हूं, ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जब इसको देंगे तो उसके साथ वो बॉडी क्या करेगा? इतना मास को भी गेन करेगा, ठीक है? इसी तरह से हम कह सकते हैं कि चार्जिंग में क्या होता है कि मास का भी कहीं ना कहीं खेल है। तो देखिए लिखा हुआ ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑलवेज टेक्स प्लेस विद द ट्रांसफर ऑफ मास। जब कभी भी चार्ज का ट्रांसफर होगा, इसका मतलब क्या होगा? वहां पे मास का भी ट्रांसफर हो रहा होगा। आप मानो या ना मानो, चाहो या ना चाहो, लेकिन मास वहां हमेशा ट्रांसफर होगा जरूर। विदाउट मास ट्रांसफर चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। बिना मास को ट्रांसफर किए हुए आप चार्ज को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो फंडामेंटल पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन अपने आप में इतना मास को कैरी करता है। और जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हो, इसका मतलब न चाहते हुए भी आप मास का ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए इसके बाद एक चीज और समझते हैं कि ठीक है, अगर हम चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, इसका मतलब मास को भी ट्रांसफर कर रहे हैं, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना मास को ट्रांसफर किए हुए हम चार्ज को ट्रांसफर कर पाएं? इसका सिंपल सा आंसर है नो। विदाउट मास ट्रांसफर वी कैन नॉट ट्रांसफर एनी चार्ज, ठीक है? अच्छा जी, एक चीज और समझने में आती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। इसका मतलब चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन जो इसका कन्वर्स है वो जरूरी नहीं है। दाउ मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्जेज, लेकिन मास जो होंगे ना वो बिना चार्ज के भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई बॉडी होगी, उसके ऊपर मास हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज, नेट चार्ज 0 हो सकते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, फोटोन्स। आप लोगों को अच्छे से पता है फोटोन्स के बारे में और न्यूट्रिनो के बारे में कि फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। मीन्स फोटोन के पास कोई भी मासेस नहीं होते हैं। और फोटोन होते क्या है? बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ लाइट को हम लोग कहा जाता है फोटोन। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो है, हम लोग सम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जब स्टार्ट किए थे क्लास 11th में, वहाँ पे पढ़े हुए हैं इसके बारे में। तो न्यूट्रिनो हो चाहे एंटी न्यूट्रिनो हो, इसके पास कोई भी मास नहीं होता है। इसीलिए फोटोन के पास और न्यूट्रिनो के पास कोई भी मास नहीं है, इसीलिए इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो वही चीज मैंने लिखा हुआ है, द पार्टिकल्स सच एज फोटोन, न्यूट्रिनो व्हिच हैव नो रेस्ट मास कैन नेवर हैव अ चार्ज। अगर किसी भी पार्टिकल्स के पास कोई मास नहीं है तो ध्यान रहे उसके ऊपर कभी भी चार्ज नहीं आ सकती है। हमेशा चार्ज का होना, इसका मतलब है कि उसके पास मास का होना, ठीक है? तो हम कह सकते हैं चार्ज इज द श्योर टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ मास। बिल्कुल। चलिए उसी चीज को समझते हैं। एज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ। अगर कहीं भी चार्ज का प्रेजेंस है, इसका मतलब क्या हुआ? इज द कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। कहीं भी चार्ज प्रेजेंट है, इसका मतलब वो वहां पे मास भी प्रेजेंट होगा। तो काफी सिंपल सी थ्योरी थी
क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। तो बच्चे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 को, प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारा ये है, कह रहा है अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पोजीशन में होगा, रेस्ट में होंगे ना, तो वो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये हर एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आसपास में, अपने विसिनिटी में एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिस फील्ड का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से, जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तब। और जब वो चार्ज पार्टिकल जो होंगे यूनिफॉर्म मोशन में होंगे, यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग हुआ कि उनमें एक्सेलरेशन नहीं होंगी, मतलब देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे। वही मैंने लिखा है, अ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। और सपोज कीजिए कि अगर चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दैट मींस हैविंग सम एक्सेलरेशन, देन दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड एडिशन विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे विल आल्सो प्रोड्यूस ईएम रेडिएशन, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो चलिए इस टेबल को पहले हम फिलअप करते हैं, जो मैंने यहाँ पे समझाया है उसी के बेसिस पे। क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मेरा फर्स्ट जो है स्टेट ये है, चार्ज एट रेस्ट। जब रेस्ट में होगा तो क्या करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ टिक लगाएंगे। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नहीं। ध्यान आनी चाहिए, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा और ना ही कोई ईएम रेडिएशन वगैरह प्रोड्यूस होने वाली है। ठीक है, चलिए इसलिए मैंने उसको क्रॉस कर दिया। उसके बाद कह रहा है, सेकेंड मेरा स्टेट है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे और ईएम रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगे, नहीं। दे विल ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, कैसे मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, उस टाइम पे वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, तीनों चीज प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे और साथ साथ ईएम रेडिएशन को भी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में ये सब डेटा जो मैं आपको दे रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। इसके बारे में हम लोग मैग्नेटिज्म आएगा वहाँ पे पढ़ेंगे, फिर ईएम वेव आएगा वहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी तो ये स्टार्ट ही हो रही है, जस्ट बेसिक है। अब मूव करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं, क्या है प्रॉपर्टी नंबर 7, आप लोगों को पहले से ही पता होगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर चार्जेज एंड रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेज। ये चीज़ तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं, बस वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। थ्रू लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इट इज ऑल्सो वेल एस्टेब्लिश्ड दैट सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर व्हाइल डिसिमिलर अट्रैक्ट्स। जैसे अगर बात किया जाए प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होने वाले हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होने वाले हैं। तो क्या हम लोग ये पढ़ने के लिए आए हैं, बिल्कुल भी नहीं। जेई के लिए और 11th के लिए ये थोड़े ना पूछेगा जी कि क्या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होगा या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने वाला है। ये तो हमारा बेसिक सा पार्ट था जो कि एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग हमें मालूम चला। अब आते हैं, देखते हैं कि हमें जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या समझना है। अब एक चीज समझते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर आपको पता करना हो कि दो बॉडी दिया हुआ है आपके पास, दिस इज बॉडी नंबर 1 एंड दिस इज सेकेंड, और हमें पता करना हो कि इस दोनों बॉडी के ऊपर किसके पास चार्ज है और किसके पास चार्ज नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे। आप इस दोनों को लेकर के आओगे पास में, अट्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब चार्ज है, रिपल्सन हो रहा है चार्ज है, क्या आप ऐसे पता करोगे, नहीं, आप कर ही नहीं सकते हो। अब आपको इसमें से अट्रैक्शन वाले किस केस में समझना है कि चार्ज है या रिपल्सन वाले के केस में समझना है कि चार्ज है, उसी को समझते हैं थोड़ा सा। इसका जो फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको अगले एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ बॉडी। लेकिन पहले समझते हैं कि ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन इन द सेंस हमें चेक करना है कि क्या बॉडीज के पास चार्ज है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन। अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्सन हो रही है तब आप समझिएगा कि बॉडी 1 भी चार्ज है और बॉडी नंबर 2 भी चार्ज है। अगर बॉडी 1 के बीच में और बॉडी 2 के बीच में अट्रैक्शन हो रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉडी नंबर 1 चार्ज होगा या फिर बॉडी नंबर 2 चार्ज होगा। ये चार्ज बॉडी हो भी सकते हैं और ये चार्ज बॉडी नहीं भी हो सकते हैं। थोड़ा दिमाग हिल गया ना,
हिलेगा, हिलेगा, जरूर हिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन इसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। अगले एपिसोड जहाँ हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ बॉडी, और उसमें भी सेकेंड नंबर जो हमारा आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहले समझ लेते हैं इस चीज़ को। ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन। तो अगर आपको चेक करना हो कि दो बॉडीज के पास चार्ज है या नहीं है, तो आप कौन सा मेथड अपनाओगे? रिपल्सन का मेथड। नॉट अट्रैक्शन, एज अट्रैक्शन में ऑल्सो टेक प्लेस बिटवीन अ चार्ज्ड एंड एन अनचार्ज्ड बॉडी। अगर कोई ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज्ड बॉडी है, तब पर भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकती है। ध्यान रहे, एक चार्ज बॉडी होगा और एक अनचार्ज बॉडी होगा। इट माइट बी पॉसिबल दैट देयर इज अट्रैक्शन। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाए। सोचो जरा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए करके हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? उनके ऊपर चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन जो होगा उसे एक अनचार्ज बॉडी और एक चार्ज बॉडी के बीच में भी हो सकता है, और दो सिमिलर चार्ज बॉडी के बीच में भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन। और इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बस वेट कीजिए थोड़ा सा। अब मूव करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 8 की तरफ। तो चलिए बच्चे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 को। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 8? काफी सिंपल प्रॉपर्टी है। जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट को माना गया है फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी मानेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा? डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए करंट बेसिकली क्या होता है? करंट इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन, जो टाइम लगती है उसको। तो यहां से अगर आपको चार्ज निकालना होगा तो चार्ज के लिए क्या करेंगे? करंट को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, तो आपको मिलेगा चार्ज। बस सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ इसके बारे में। देखते हैं, इन एसआई यूनिट्स एज करंट इज एज्यूम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, जो मैंने यहाँ पे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, Q फॉर चार्ज फ्लोन, T का मतलब हो गया टाइम। तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। सो चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो चार्ज कैसा क्वांटिटी हो गया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। और आपको अगर निकालना हो इसका डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? करंट का डायमेंशन मल्टीप्लाई बाई टाइम का डायमेंशन। और करंट के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? कैपिटल ए, और कहीं कहीं पे कैपिटल आई भी देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे कैपिटल ए यूज कर रहे हैं, कैपिटल ए। और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? कैपिटल टी। इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया चार्ज का क्या? ए टी। एंड यूनिट की बात कर लेंगे तो हमें पता है चार्ज फ्लो निकालने के लिए करंट का होता है एम्पियर, टाइम के लिए सेकेंड, तो हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। और इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब। तो कूलम्ब इज बेसिकली एम्पियर सेकेंड। ओके जी, चलिए इसके बाद बात क्या है? ये जो कूलम्ब है, ये कूलम्ब बहुत ही छोटा यूनिट है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल पर्पज के लिए यूज नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं फैराडे को या फिर एम्पियर आवर को यूज करते हैं। चूंकि हमें मालूम है एम्पियर सेकेंड को कूलम्ब बोलेंगे, तो एम्पियर आवर के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से? 3600 से, है ना जी। तो मैंने वही किया है यहाँ पे, सेकेंड से इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 और यहाँ पे कूलम्ब। तो आप देख सकते हो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज आर एम्पियर आवर, दैट इज इक्वल्स टू 3600 कूलम्ब। तो 3600 कूलम्ब को हम लोग बोलेंगे एम्पियर आवर। और ये जो फैराडे हैं, ये बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है और इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम्ब। ऐसे आप याद रखोगे, थोड़ा इजी होगा याद करना। फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज एंड इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम्ब। चलिए अब इसके बाद एक चीज और समझना है आपको। कभी कभी बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये चीजें बहुत बार पूछी जा चुकी है, स्पेशली मैं बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप सिस्टम में ये पूछा जाता है कूलम्ब, ईएसयू और ईएमयू के बारे में रिलेशन। आप जब देखोगे तो आपको महसूस होगा कि ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन लगभग पूछ ही देते हैं, इनका उल्टा पुल्टा रिलेशन देख करके। तो इस चीज को आप लोगों को अच्छे से समझना है। वन कूलम्ब जो कि आपका एसआई यूनिट है, ये 1 कूलम्ब होता है 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज, वेयर ESU स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU, E फॉर इलेक्ट्रो, S फॉर स्टैटिक, U फॉर यूनिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज।
यही रिलेशन को आगे पीछे करके कभी पूछ लेगा ESU कितने कूलम के बराबर होता है, कभी पूछ लेगा कि 1 कूलम कितने ESU के बराबर होता है, कभी आपको EMU दे देगा और पूछेगा कितने ESU के बराबर होता है। तो आपको जब ये रिलेशन याद होंगे तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। चलिए, और यहाँ पे आप जो देखेंगे जो ESU है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसी को बोला जाता है स्टैट कूलम। क्या बोला जाएगा इसको? स्टैट कूलम। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर लिखा हो स्टैट कूलम, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि वो ESU की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ESU की। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट कूलम। तो ध्यान रखनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मींस स्टैट कूलम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट मींस एब्सोल्यूट कूलम। और जो रिलेशन है वो आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ना ESU यूनिट ऑफ चार्ज, इसी को कहा जाता है फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैंकलिन। जो ESU जो है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन। ये भी जो है सो चार्ज का यूनिट है, और ये जो है सो काफ़ी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। तो आपको याद रखना चाहिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? ESU। इसी को बोलते हैं फ्रैंकलिन। और जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है उसको हम बोलेंगे फैराडे। हम लोग इसको बोलते हैं 96,500 कूलम के इक्वल होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम लोग यही यूज करने वाले हैं, एम्पियर आवर या फिर फैराडे, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स वगैरह और है समझने के लिए, जो हम लोग धीरे धीरे करके आगे की तरफ पढ़ते रहेंगे। हम इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी। कैसे हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज देते हैं। जैसे हमने भी पढ़ा था कि चार्ज देने के लिए या तो आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे या कैसे वहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इन सभी के ऊपर हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में।